गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आज का करंट अफेयर्स की जहाँ तक बात है तो अभी तो यही सब वक्फ के से रिलेटेड न्यूज़ चल रही है न्यूज़ में। बाकी यूएस का टैरिफ का है चल रहा है, ट्रेड वॉर जो चल रही है फ़िलहाल। तो सबसे पहले हम वक्फ से रिलेटेड बात कर लेंगे। वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो चुका है 2025, लोकसभा में भी पास हो चुका है, राज्यसभा में भी पास हो चुका है। अब ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट की जब मुहर लग जाएगी तो ये एक्ट बन जाएगा। तो हम बात करते हैं यहाँ पे वक्फ की, इसकी हिस्ट्री की बात की जाए अगर, तो पहले हम इसकी टर्म की बात करते हैं। वक्फ का मतलब एक अरेबिक टर्म है, इसका मतलब है रोक देना, किसी चीज़ को रोक देना। कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अगर चाहे तो अपनी जो भी उसकी अचल संपत्ति है वो दान करता है, और ये दान करने के बाद मान लिया जाता है इसको कि यह जो है एक पर्टिकुलर किसी भी काम के लिए इसको दे दिया गया है, और फिर इसका फर्दर कोई ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। ना इसको किसी गिफ्ट फॉर्म में किसी को दिया जा सकता है, और ना ही इस पर और कुछ अलग कार्य हो सकता है। ये मान लिया जाता है कि ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है, गॉड की प्रॉपर्टी है। इनका जो ओनर है वो भगवान को मान लिया जाता है। ये सिस्टम हिस्ट्री काफ़ी पुराना है इसका। हमारे यहाँ 12वीं शताब्दी में जब मोहम्मद गोरी आए तब से ये चला। बात होती है कि वक्फ बोर्ड्स की, तो उनको वो सबसे पहले 1913 में कॉन्स्टिट्यूट हुए। वो ब्रिटिश सरकार में इनका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था। फर्स्ट लेजिस्लेशन टू रेगुलेट इनैक्टेड इन 1923, 1923 में पहला लेजिस्लेशन बना है। बात होती है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल, ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये सेटअप हुआ था 1964 में एज़ पर वक्फ एक्ट 1954 एज एन एडवाइजरी बॉडी। फिर जो अभी फ़िलहाल का वक्फ एक्ट है वो आपका 1995 का है। तो ये हो गया इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, और कब कब इस पर क्या क्या लेजिस्लेशन बने हैं इनकी बात हो गई। तो हमारे एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि हमारा ये जो वक्फ का बोर्ड है, ये करीब 30 वक्फ बोर्ड हैं पूरे कंट्री में। कुछ ऐसे हैं जहाँ पे नहीं हैं, जैसे गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम। यूनियन टेरिटरी की बात हो तो दमन एंड दीव में कोई भी वक्फ बोर्ड नहीं है। जहाँ तक बात होती है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में 2 हैं, शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड। इनके पास काफ़ी सारे लैंड्स हैं। तो इनकी नीड क्यों पड़ी? वक्फ एक्ट 1995 से चला आ रहा है, लेकिन 2013 में एक अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट के बाद ये पाया गया कि जो इनकी प्रॉपर्टी थी वो काफ़ी, उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई। करीब इनका जो एरिया है वो करीब 3,808 स्क्वायर किलोमीटर में इनकी संपत्ति है, और ये प्रॉपर्टी जो है करीब 8,70,000 प्रॉपर्टी है, जिसकी इवैल्यूएशन किया गया है कि 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का है इनका। तो इन्हें माना गया है कि वक्फ जो है अभी के टाइम में इंडियन रेलवेज़ और इंडियन डिफेंस फोर्सेस के बाद से सबसे ज़्यादा इनके पास ज़मीनें हैं। और कुछ विवाद चले हैं, विवाद से हमें बहुत मतलब नहीं है, लेकिन हाँ हमें ये देखना होगा कि क्या क्या इनसे रिलेटेड बातें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए इस एक्ट को लिया गया है। अब इस एक्ट का जो नाम है उसे उम्मीद कह दिया गया है। उम्मीद 2025 ये जो नाम है ये है आपका यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995। जम्मू कश्मीर में द वक्फ एक्ट 1995 को जो था वो एप्लीकेबल नहीं था। तो ये कुछ हमारे मेन पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमने उनकी बात के लिए क्या होते हैं। हिस्ट्री की बात हो गई, सबसे पहला कब वक्फ बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हुआ, रेगुलेट कब हुआ, काउंसिल कब बना एज एन एडवाइजरी बॉडी, उसके बाद पास्ट का एक्ट, फिर जो नया एक्ट है। नए एक्ट में मेजर जो पॉइंट्स हैं उनमें ये हैं कि 2 मेंबर्स जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के रहेंगे उनको ऐड किया जाएगा बोर्ड में। वक्फ मेंबर्स के तौर पे 2 मुस्लिम महिलाएं रहेंगी। सरकार का कहना है कि इससे जो भी गरीब पिछड़ा मुसलमान है और जो महिलाएं हैं वो भी आके आ सकेंगी, और उनकी जो जीवन है उसमें काफ़ी सुधार होगा। जहाँ तक बात होती है कि वक्फ में कई सारे इसमें कंट्रोवर्सीज़ हैं कि स्कैम्स हुए हैं लैंड से रिलेटेड, कि कई
भाई जब दान कर दी संपत्ति तो वो मान लिया गया कि इस पर और कोई फर्दर काम नहीं होगा, लेकिन इसमें कई सारे कर्नाटका में भी है स्कैम्स हुए, केरला में हुए, और अभी भी उन पर विवाद चल रहा है। ताजमहल को भी लेकर बीच में बात हुई थी कि वो हमारी संपत्ति है, इस पर बात हुई थी। तो उसको लेके नया एक्ट आया है, और नया एक्ट में जो एक मेन है वो ये है कि सेक्शन 20 ऐड किया गया है, जो कि पुराना जो सेक्शन 40 था उसको उसने पूरी तरह से हटा दिया है। तो मेन बात हो गई कि सेक्शन 40 को ले आया गया है। 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स हैं और 2 फीमेल्स। तो ये बात होती है कि जेंडर इक्वालिटी की बात है, और गरीब मुसलमानों के उत्थान की भी बात है कि हमारे इस नए एक्ट से ये इनको फ़ायदा होगा। और ये जहाँ तक सेक्शन 40 की बात है, ये कहता था कि अगर जैसे वक्फ ने कहा कि कोई हमारी ये संपत्ति हमारी है, वो मान लेगा कि ये हमारी संपत्ति है, तो इस पर विवाद हो जा रहा था, तो इसे हटा दिया गया है फ़िलहाल के लिए। बाकी जो पूरा सारा एक्ट जब आ जाएगा तो उसके पॉइंट्स को हम अलग से पॉलिटी की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। करंट के लिए इतना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा हम आप बात करते हैं यूएस के ट्रेड की। ट्रेड वॉर चल रहा है, आप सबको पता है कि ट्रंप ने घोषणाएं की हैं कि कुछ कंट्रीज़ हैं जहां पे उन्होंने कहा है कि बेस लाइन तो 10% टैरिफ ये लगाएंगे ही हर एक कंट्री पे। बाकी इंडिया के ऊपर 26% का टैरिफ लगाया गया है कि हमारे से इनका जो ट्रेड होता है तो 26% का टैरिफ होगा। और चाइना पे लगाया है 34% का, इंडिया में 26 है, चाइना पे मैक्सिमम जो टैरिफ लगाया है इन्होंने लेसोथो पे लगाया है। लेसोथो एक छोटी सी साउथ अफ्रीकन कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री है, चारों तरफ से साउथ अफ्रीका से घिरी हुई है। मिनिमम इनका आपका यूके पे है, करीब 10% के अराउंड है। तो ये हमारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि मैक्सिमम कहाँ पे लगाया गया है, मिनिमम कहाँ पे है। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे लगाया ही नहीं गया है, जैसे रशिया है, आयरलैंड है, तो ये सारी कंट्रीज़ हैं। अब इनका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ये आगे अभी चलेगा। कल तक बात हो रही थी कि यूएस ने बोला था कि फार्मा सेक्टर पे हम कोई भी टैरिफ नहीं लगाएंगे इंडियन, लेकिन आज बात हुई है कि फार्मा पे भी टैक्स लगेगा। तो आगे आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा कि इस पर कितना टैक्स है, कितना टैक्स नहीं है। इसके अलावा आपका कॉपर पे टैक्स नहीं था और ईंधन पे टैक्स नहीं लगा था। तो ये आपका इससे रिलेटेड न्यूज़ है जो आज इम्पॉर्टेंट है। ट्रेड वॉर का भी लंबा चलेगा, इसको हम अपने पेपर 3 के पर्पस में मेंस के लिए और प्रीलिम्स के लिए भी देखेंगे। करंट से रिलेटेड ये चीज़ें हैं और इन्हें आप एक तरह से समझ लीजिए कि कितना कितना टैक्स लगाया है यूएस ने और इसके पीछे कारण क्या है। यूएस अगर आप बताइए कि क्या कारण है, ये क्यों ऐसा जो है वो टैरिफ लगा रहे हैं। तो ट्रम्प का कहना है कि हम कंट्रीज़ पे टैरिफ नहीं लगाते थे, बाकी कंट्रीज़ हमारे पे ज़्यादा टैरिफ लगाती थी। उसकी वजह से यूएस इकॉनमी पे बहुत बुरा असर पड़ा और उसी चीज़ों को बैलेंस आउट करने के लिए इन्होंने ये नया सिस्टम एक तरह से बनाया है। अब इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जहाँ तक जितने भी इकोनॉमिक्स हैं वो बात कर रहे हैं कि इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। फ़िलहाल के लिए मंदी आएगी और हर सेक्टर प्रभावित होगा इससे। कुछ सेक्टर जिनमें कम है वो हो सकता है ग्रो करें, जिनमें ज़्यादा है उनके लिए चैलेंजेस भी रहेंगे। तो ये एक अलग इकोनॉमिक्स में भी इसका पूरा डिस्कशन होगा। फिर और आज की जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है अगर उसकी मैं बात कर लूँ तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड भी कुछ न्यूज़ आई हैं कि यूपी की सरकार ने कहा है कि आपका राजस्व कर में 20,000 करोड़ की वृद्धि हुई है और इसके लिए इनका मानना है कि महाकुंभ की वजह से इतने 1,000 करोड़ की वृद्धि हुई है। और इसके अलावा बात की जाए तो यूपी से रिलेटेड बात हुई है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि यूपी में बलरामपुर को स्मार्ट सिटी के तौर पे घोषित किया जाएगा। वहाँ पे एक शक्तिपीठ है देवी पाटन, तो ये आपके पेपर 6 पेपर 5 के लिए इम्पॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में भी इससे क्वेश्चन आ सकता है, वहाँ पे एक शक्तिपीठ स्थापित है। बाकी बात होती है बिम्स्टेक समिट की 2 दिन चला, हमारे प्रधानमंत्री गए थे बैंकॉक थाईलैंड, वहाँ पे बिम्स्टेक समिट चला। 6th समिट था ये बिम्स्टेक का। बिम्स्टेक में आपकी काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं 7, बांग्लादेश, भूटान,
इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका और नेपाल, थाईलैंड, ये आपकी कंट्रीज़ हैं। इनका जो सेक्रेटेरिएट है वो आपका ढाका में है, बांग्लादेश में। 2 दिवसीय इसमें वार्तालाप हुआ है। प्रधानमंत्री ने इसमें कहा है कि 21 हम एक एजेंडा बनाएंगे कि इतने चीज़ों पे हमारा डिस्कशन हो फर्दर और इन चीज़ों को हम आगे लेके जाएं। और ये बात हो रही है कि बिम्स्टेक को हम ज़्यादा बढ़ावा दें सार्क की तुलना में। सार्क भी एक हमारा ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उसमें बात हो जाती है कि वहाँ पे पाकिस्तान भी है मेंबर सार्क में। तो सार्क में पाकिस्तान चूँकि मेंबर है और इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस थोड़े से हमेशा से प्रॉब्लमेटिक रहे हैं, तो अब इनका है कहना है कि बिम्स्टेक को हम आगे ज़्यादा बढ़ावा दें। तो ये समिट हो गई है। इसके बाद प्रधानमंत्री अपनी यात्रा पर श्रीलंका चले गए हैं। तो ये आज का ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ था। इसके अलावा केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि जलाशयों की गणना होगी। तो इन्होंने बताया है कि पहले 2023 में गणना की गई थी जलाशयों की, तब बताया कि 24.24 लाख जल स्रोत हैं, जिसमें 20,000 जल स्रोत अतिक्रमण के शिकार हैं। और अब नया इस पर इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है फिर से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने, और अब इनकी गणना की जाएगी। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आज की वो है कि असम गवर्नमेंट ने बोला है कि वो जितने भी केस हैं अगेंस्ट कोच राज, एक ये कम्युनिटी है कोच राज बोंग घिस, इसमें इन्होंने जितने भी केसेस, करीब 28,000 केसेस चल रहे थे इनके विरुद्ध, उनको वो ख़त्म करेगी। अब ये क्या है, तो ये आपका एक क्वेश्चन इस पे बन सकता है कि ये कम्युनिटी कहाँ से रिलेटेड है। असम में इनका कहना है कि इनको एक तरह से ये लोग फॉरेनर्स की तरह ट्रीट करते थे, इनके केसेस जो है वो फॉरेन ट्रिब्यूनल्स में चल रहे थे। तो वो उन केसेस को अभी फ़िलहाल के लिए हटा गया है और ये वहाँ पे एक शेड्यूल्ड ट्राइब होने को, अपना दर्जा दिए जाने को लेके मांग कर रहे हैं। तो एक ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी। इसके अलावा हमारा ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की बात है, ये 2.0 स्टार्ट किया गया है। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के सेकेंड उसकी घोषणा कर दी है। 15 स्टेट हैं और 2 यूटीज़